ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 4th चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें हमने मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी समझने की कोशिश की है। ठीक है, आज हम कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे और मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टी में और क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चों से फिर मैं बोलूँगा, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 48 पर आ जाइए। पेज नंबर 48 पर टेबल है 4.4 मेटल एंड नॉन मेटल इन एसिड्स एंड बेसिस लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस टेबल में हमको क्या करना है, नेम द बेसिस, मेटल्स, नेम द एसिड एंड नॉन मेटल्स। आपको कुछ बेसिस के नाम लिखने हैं, उसमें मेटल कौन सा है वो लिखना है, और कुछ एसिड्स के नेम लिखने हैं और उसमें कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं उनका नाम उसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैं बता देता हूँ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेटल कैल्शियम है। इसी तरह एक होता है पोटेशियम, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, इसमें मेटल जो होता है वो पोटेशियम होता है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, उसमें जो मेटल होता है वो सोडियम होता है। Na मीन्स सोडियम, K मीन्स पोटेशियम। ठीक है, इसी तरह कुछ अदर भी होते हैं। ठीक है, नेम में बोलता जाता हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है MgOH2, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें मेटल कौन है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये बेस हो गए। ठीक है, अब कुछ एसिड्स होते हैं। अब एसिड में नॉन मेटल क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरह होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें नॉन मेटल दो हैं, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। ओके, इसी तरह एक और एसिड है एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो इसमें नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कोई एक नॉन मेटल लिख सकते हैं आप, तो बेसिक नॉन मेटल आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन। इसी तरह एक और एसिड होता है नाइट्रिक एसिड, इसका फार्मूला होता है HNO3। ठीक है, इसमें जो नॉन मेटल है वो नाइट्रोजन लिख सकते हैं आप इसमें से। ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स होते हैं। ठीक, इनका नाम भी लिख सकते हैं और फार्मूला भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है कि आप केवल नेम ही नेम लिखना है, आप फार्मूला नहीं लिख सकते। ठीक है, इट इज़ योर चॉइस, यू हैव टू राइट फार्मूला और नेम। ठीक है, 1 of 2। चलिए, तो एसिड और बेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए बेटा, एक लिटमस पेपर टेस्ट होता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो एसिड टेस्ट में हमको क्या करना है, चलिए आगे आएगा तो फिर आगे देखेंगे अपन। चलिए आगे चलते हैं। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as follow. क्या है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। ये रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। The sulfurous acids turn blue litmus paper red. Generally, oxides of non-metals are acidic in nature. ठीक है, अब देखिए यहाँ एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आ गई, जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ओके, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन करता है, बेस, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कौन करता है, एसिड। ठीक है, चलिए, रिकॉल द नेम ऑफ
the some laboratory acids and bases you have read in class 7th, note down their names in table 4.4. अच्छा बेटा नेम लिखना है 4.4 में, ठीक है. आइडेंटिफाई द मेटल्स और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन. अच्छा, फिर आपको केवल वही मेटल्स और नॉन मेटल्स के नेम लिखने हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है. तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र है, ठीक है, और इसी तरह अदर मटेरियल्स के नेम लिखने हैं. रिएक्शन विद वाटर, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर. अब देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है. हियर इज़ अ ऑरेंज बॉक्स, इन सम बुक देयर इज़ अ येलो बॉक्स. सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विगोरसली, एकदम से रिएक्शन करता है ये, ठीक है, विगोरसली with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. Remember, sodium is very reactive metals, then that's why it is stored in kerosene, because it is vigorously react with air and water. ठीक है, अगर हम उसको ओपनली रखेंगे तो ये एयर के कांटेक्ट में आ सकता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ सकता है. इट सो ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा. इसको से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको केरोसिन में डिप करके रखते हैं. तो केरोसिन क्या करता है, जैसे ये पीस ऑफ सोडियम हो गया और इसको जब हम केरोसिन में रख देंगे तो केरोसिन इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, ठीक है. अब इस प्रोटेक्टिव लेयर से क्या होगा कि जो एयर है या मॉइस्चर है वो सोडियम के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी. कब तक, जब तक ये केरोसिन में डिप है, ठीक है. तो ये पूरी प्रोसेस हम सोडियम को सेफ रखने के लिए करते हैं. अब इस पूरे फिगर में सोडियम क्या है, जो रेड बाउंड्री दिख रही है विच इज़ सोडियम एंड ग्रीन इज़ केरोसिन, ओके, एंड येलो इज़ मॉइस्चर और वाटर, मॉइस्चर और एयर, ओके. Come to the next page. You observe that sodium react vigorously with water. Some other metals do not do so. For example, iron react with water slowly. Generally, non-metals do not react with water, though they may be very reactive in air. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus is very reactive non-metals. It catches fire if exposed to air. ठीक है. अब देखिए कुछ मेटल्स तो ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एयर से इजीली रिएक्शन कर लेते हैं. तो इसके लिए हम उनको क्या करते हैं, उनको हम केरोसिन में डिप करके रखते हैं. सिमिलरली कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जैसे फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है. अब उसको अगर हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो एयर से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए उसको बचाने के लिए उसको पानी में डिप करके रखते हैं. फॉस्फोरस को प्रोटेक्शन मिलता है वाटर से और सोडियम को प्रोटेक्शन मिलता है केरोसिन से, ओके. रिएक्शन विद एसिड्स, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स. एक्टिविटी नंबर 4.6. Warning: keep the mouth of the test tube away from your face. Use test tube holder to hold the test tube. ये प्रिकॉशन है बेटा, जब भी हम लैब में कोई एक्टिविटी करते हैं तो it is must to us, we take test tube holder for test any type of chemical, okay. चलिए, take samples of metals and non-metal listed in the table 4.5. 4.5 में कुछ metals और non-metals पहले से ही given है. In separate test tube, the label them A, B, C and D and F. With the help of dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. Observe the reaction carefully. If no reaction occur in the cold solution, warm the test tube gently.
Bring the burning matchstick near the mouth of each test tube. Repeat the same activity using dilute sulfuric acid instead of dilute hydrochloric acid. Record your observation in the table 4.5 and the table 4.5 reaction of metals and non-metals with acids. Okay, now let's see. अब देखिए इस टेबल में हमको ये सारी चीज़ें नोट करना है. ओके, रूम टेम्परेचर पे क्या रिएक्शन हुआ, ठीक है, और वार्म करने पे क्या हुआ, किसके साथ में है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. सिमिलरली ये ही पूरी एक्टिविटी किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में एट रूम टेम्परेचर और एट वार्म. ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज. Is there a difference in the way metals and non-metals react with acid? कुछ डिफरेंस है दोनों के रिएक्शन में. What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? Actually यहाँ जो हमको बेसिकली समझना है वो है पॉप साउंड. याद रखिए जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. इसका पता लगाने के लिए कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, हम बर्निंग मैच स्टिक टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले जाते हैं. जैसे ही हम बर्निंग मैच स्टिक टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले जाते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बहुत जल्दी जल जाती है और एकदम से जलती है वो, तो एक साउंड, ब्लास्टिंग साउंड हमको सुनने के लिए मिलता है, पॉप साउंड. तो उस साउंड को बोलते हैं हम पॉप साउंड. ठीक है, अगर पॉप साउंड सुनना आपने तो मटेरियल इज़ मेटल, और अगर आपने पॉप साउंड नहीं सुना तो द मटेरियल इज़ नॉन मेटल. सो क्या पता पड़ा हमको पता पड़ा व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म हाइड्रोजन, सॉरी है ना, हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एंड नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद एसिड. ओके, सो यू मस्ट हैव found that non-metals generally do not react with acid but metal react with acid and produce hydrogen gas that burn with a pop sound. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating but it react with sulfuric acid. फिर हम ये भी नोटिस कर लेंगे कि जो कॉपर होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है. इट मीन्स हमको कैसे पता पड़ेगा, जब हम कॉपर को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई पॉप साउंड नहीं आएगा, लेकिन जब हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पॉप साउंड बनता है. ओके, चलिए, तो इससे हमको ये भी पता पड़ जाता है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कुछ एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और जबकि अदर के साथ नहीं करते. चलिए, एक्टिविटी 4.7 to be demonstrated by the teacher during the presence of sodium hydroxide solution. Care should be taken by pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula. Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water. Drop the piece of aluminum foil into it. Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. Observe carefully. Okay, अब हम एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्शन कर रहे हैं. Does the pop sound indicate as before the pop sound indicate the presence of hydrogen gas? इस एक्टिविटी में क्या हमको पॉप साउंड सुनने के लिए मिलेगा. हमने क्या किया है, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया है. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में उसको रखा है और उसमें हमने कुछ एल्यूमिनियम के टुकड़े डाले हुए हैं. ठीक है, और हम ये ट्राई कर रहे हैं पॉप साउंड बन रहा है या नहीं बन रहा है. मैच स्टिक लेकर जाएंगे उसके माउथ पर और हमको कोई पॉप साउंड सुनाई नहीं देगा. ओके, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स.
हमको पॉप साउंड सुनाई। तो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? अगर पॉप साउंड आता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, और अगर नहीं आता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हुई। तो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? अगर पॉप साउंड आया है तो क्या इंडिकेट होगा? एज बिफोर, पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो क्या पता पड़ा? मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब दो चीज़ें हो गई, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, एंड मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स है, फिर इसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे ये दो फ्रेंड हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ठीक है, अब क्या होता है, आपकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आ जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सी। ठीक है, अब देखिए जो ए बी स्टूडेंट हैं ये बहुत अच्छे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। ठीक है, और सी आ गया, सी एक न्यू स्टूडेंट है। लेकिन अब क्या हुआ, जो ए बी की जो फ्रेंडशिप थी वो सी ने तोड़ दी। ठीक है, अब मान लीजिए ए बी में से क्या हुआ, बी जो है, बी की बॉन्डिंग किसके साथ में हो गई? सी के साथ में हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, क्लासरूम में जो पहले ए बी बहुत अच्छे फ्रेंड थे, अब उनकी जगह फ्रेंड कौन बन जाएंगे? बी सी। ठीक है, और जो ए है अब वो आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो इसी तरह केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें भी कोई एक मेटल होता है, मेटल सॉल्ट होता है, कोई दूसरा मेटल जब हम ऐड करते हैं तो पहला वाला मेटल सॉल्ट ब्रेक हो जाता है और नया मेटल सॉल्ट बन जाता है। समझ रहे हैं जी? दिख रहा है आपको? देखिए दोबारा देखते हैं, मैंने क्या बताया। सपोज़ करो हमारी क्लास में, आपकी क्लास में दो फ्रेंड हैं ए बी। ठीक है, क्लास में एक नया बच्चा ऐड होता है। ठीक है, उस बच्चे का नाम है सी। पहले ए बी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, ये बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बचपन से दोस्त थे, बहुत अच्छे फ्रेंड। ठीक है, लेकिन जो सी स्टूडेंट आया है ये ए बी में से सपोज़ करो ए से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा समझदार है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो बी है, बी का जो बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, वो अब सी के साथ में ज़्यादा हो गई। ठीक है, कुछ दिनों बाद बी और सी क्या हो गए, क्लास में एक साथ बैठने लगे, ये दोनों फ्रेंड बन गए, और जो ए है वो आइसोलेट हो गया, अलग हो गया। तो क्या हो जाएगा, बी सी तो एक साथ रहने लगे और ए जो है वो आइसोलेट हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम केमिस्ट्री में, क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, सी और बी ने आपस में न्यू बॉन्ड बना लिए और जो ए है वो ए बी से अलग हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। Performed in class 7th, let us observe some more reaction of that kind. ठीक है, चलिए बेटा, अब इस रिएक्शंस को, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट कीजिए। ठीक है, फिर हम उसमें डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। टिल देन, गुड बाय।